अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हाइड्राइड्स के हवाले से और मैंने एलिमेंट्स के डेरिवेटिव्स के बारे में जनरल स्टेटमेंट बताई थी। फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ हैलाइड्स और फिर सेकंड डेरिवेटिव था हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स के बारे में मैंने क्या बताया था, binary compounds of hydrogen with other element of the periodic table are called hydrides. Binary compound of hydrogen with other element of periodic table mean binary compound होगा, two elements होंगे, एक element hydrogen होगा और दूसरा periodic table का कोई सा भी element हो सकता है but other than hydrogen. ये हमने कल डिस्कस भी किया था। मीन द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अगर याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था, बॉन्डिंग या तो आयनिक हो सकती है या कोवलेंट हो सकती है या इन बिटवीन मीन मिक्स टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, hydrides are divided into three types: ionic hydrides, covalent hydrides, and polymeric hydrides are intermediate hydrides. मीन ये क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे बेस कर रही है। अब मैंने कहा हाइड्राइड में दो एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और दूसरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट बट अदर देन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट के दरमियान आयनिक बॉन्ड हुआ तो उस हाइड्राइड को हम आयनिक हाइड्राइड कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो उस हाइड्राइड को कोवेलेंट हाइड्राइड कहेंगे। और अगर उसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं, तो उस सूरत में हम उसको इंटरमीडिएट या फिर पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहेंगे। यानी आयनिक हाइड्राइड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? those hydrides those hydrides in which there is present ionic bond between hydrogen and other element of the periodic table are called ionic hydrides. मीन ionic bond है। तो फिर covalent hydrides कौन से होंगे? those hydrides in which there is present covalent bond between hydrogen and other element of the periodic table are called covalent hydride. क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग होगी, जबकि कोवलेंट हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ये बेसिक डिफरेंस है। अब जरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पॉलीमेरिक की बात यह है कि उसमें प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मीन इंटरमीडिएट होंगी आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। अब आयनिक हाइड्राइड्स बॉन्डिंग कौन सी है? आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। और हमने पढ़ा था कि अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो स्टेट सॉलिड होगी, अगर अट्रैक्शन वीक होगी तो सब्सटेंस की स्टेट क्या हो सकती है? लिक्विड या गैस हो सकती है। क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ये क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे। तो क्या कहेंगे कि दे आर यूजुअली सॉलिड्स। यानी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या बता सकते हैं कि दे आर यूजुअली सॉलिड्स। फिर नेक्स्ट क्या बताएंगे? सॉलिड हैं तो कैसे सॉलिड हैं? एमॉर्फस हैं या क्रिस्टलाइन हैं? तो क्या कहेंगे कि दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग कौन सी है, कौन सी अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं? दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। सो क्या कहेंगे कि देयर इज प्रेजेंट ionic bonding, या there are present ionic bonds between hydrogen and other element of the periodic table. There are present ionic bonds between hydrogen and other element of the periodic
टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी इतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी इतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्डिंग है, मीन स्ट्रांग अट्रैक्शन मौजूद है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सो क्या कह सकते हैं, they have high melting point and boiling point। अब solubility की बात करते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि most of the ionic hydrides are soluble in water। एक जनरल सा कंसेप्ट ज़हन में रख लें कि मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं और मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर and majority of the covalent compounds are soluble in organic solvents। तो आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, सो कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द आयनिक हाइड्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस स्टेट, मीन सॉल्यूशन फॉर्म में नॉर्मली आयंस की फॉर्म में होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं। Ionic hydrides, yeah, they are conductor of heat and electricity। अगर हम आयनिक हाइड्राइड्स को हाइड्रोजन से, अगर इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो नॉर्मली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मीन क्या कह सकते हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर, ionic hydrides on a reaction with water evolve hydrogen gas, evolve हाइड्रोजन गैस। अब देखना ये है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, और फिर कोवेलेंट को आखिर में बाद में इनके बाद डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, elements of the group first A and second A excluding beryllium and magnesium form ionic hydride। अब ये मैं पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में भी शो करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जनरल क्या याद रखनी है यहाँ पे बात, कौन से एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए excluding beryllium and magnesium form ionic hydrides। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, सबसे पहली बात स्टेट की बात करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग से वीक है, इट मीन या तो ये लिक्विड्स होंगे या फिर गैसेस होंगे। अब जो कि हाइड्राइड्स हैं तो अट्रैक्शन बहुत वीक होगी, उस सूरत में या तो वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे या फिर गैसेस होंगे। तो क्या कहेंगे, covalent hydrides are usually gases or volatile liquids। Covalent hydrides are usually gases or volatile liquids। Next, अब अगर लिक्विड है तो इनको हार्ड तो नहीं कह सकते, लिक्विड है तो फिर ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और लिक्विड और गैस की हम क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस बात भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो पॉइंट यहाँ पे मिस हो जाएगा। अब बर्निंग कौन सी है, नेचर ऑफ बर्निंग क्या होगी, तो क्या कहेंगे, देयर आर present covalent bonds between hydrogen and other element of the periodic table। There are present covalent bonds between hydrogen and other element of the periodic table। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आपके ख्याल से आयनिक हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या कोवेलेंट हाइड्राइड्स का हाई होगा। अब आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्डिंग है और कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक है। इन दोनों को कंपेयर करें तो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब आयनिक हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक हाइड्राइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से लो होगा। मीन क्या कहेंगे कि they have
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक हाइड्राइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अब जरा बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, क्योंकि ये कोवलेंट नेचर के हैं तो किस में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। सो कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कोवलेंट हाइड्राइड्स are soluble in organic solvents. नेक्स्ट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, क्योंकि इनकी नॉर्मली क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। कोवलेंट हाइड्राइड्स की क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से ये क्या है, नॉन कंडक्टर है। तो क्या कहेंगे, दे आर यूजुअली नॉन कंडक्टर of heat and electricity. They are usually non-conductor of heat and electricity. अच्छा, अब कौन से एलिमेंट्स जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं? एलिमेंट्स of the groups 3rd A to 7th A. Elements of the groups 3rd A to 7th A, excluding boron, aluminium and gallium, फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। 3rd A ग्रुप से लेकर 7th A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, किन किन को रिमूव करना है, बोरान, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये कोवलेंट यानी इनको निकाल के बाकी जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। ये कौन से बनाते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बाकी कौन से हाइड्राइड्स बचते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तो क्या कहेंगे, ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है, इन बिटवीन प्रॉपर्टीज हैं आयनिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स की, उनको क्या कहा जाता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। Mean those hydrides that have intermediate properties between ionic and covalent hydrides are called polymeric hydrides. Beryllium, magnesium, zinc, cadmium and indium form intermediate or polymeric hydrides. Intermediate or polymeric hydrides. अब जरा पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में इनका ट्रेंड डिस्कस करते हैं। मसलन कौन से एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, कौन से कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, और कौन से एलिमेंट्स इंटरमीडिएट या पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएंगे। इसको जरा पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं ऊपर, और यहाँ पे ये जो येलो कलर है, येलो कलर से कौन से एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को सेपरेट किया गया है, आयनिक हाइड्राइड्स। मीन कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे हैं, जरा ग्रुप्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली वो सेपरेट हो जाएगा चूंकि हाइड्राइड को डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड कौन से हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। अब सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ए ग्रुप में अगर हम देखें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड है ये आयनिक नेचर का नहीं है, ये पॉलीमेरिक नेचर का है। इसमें इन मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, इन बिटवीन प्रॉपर्टीज हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड में कंसीडर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। लेकिन क्या कोई कंडीशन है, क्या ये सारे एलिमेंट्स आयनिक हैं, सारे तो आयनिक नहीं है। मसलन सेकंड ए में देखें बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं है, इट मीन एक्सक्लूड करना होगा। कौन से एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना होगा, फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप में से बेरिलियम और मैग्नीशियम को। सो हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एक्सक्लूडिंग beryllium and magnesium form ionic hydrides. Elements of the group first A and second A excluding beryllium and magnesium form ionic hydrides. अब जरा कोवलेंट की बात करते हैं। अब ये जो लाइट ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये आयनिक, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए
ये कलर किया गया है। अब कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो यानी कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं? ग्रुप्स थर्ड ए टू सेवंथ है, क्या एट्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड बनाते हैं? नोबल गैसेस तो बॉन्ड से नहीं बनाते, नॉर्मल कंडीशन पे उनका कोई कंपाउंड नहीं बनता, तो लिहाजा इसलिए हम उनको नोबल गैसेस को मीन एट्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, उनका कोई हाइड्राइड नहीं बनता। अभी हम हाइड्राइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स थर्ड ए टू सेवंथ ए, किसको निकालना है? इंडियम को। और यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर है थैलियम। इंडियम और थैलियम जो है इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स थर्ड ए टू सेवंथ ए एक्सक्लूडिंग इंडियम एंड थैलियम फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। अब बात करते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की, मीन मिक्स्ड या इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स पॉलीमेरिक या इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, इंडियम, थैलियम, इनके हाइड्राइड्स क्या हैं? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज वाले हैं, इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। मीन बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, इंडियम एंड थैलियम फॉर्म पॉलीमेरिक और इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। अब जरा ट्रेंड देखते हैं कि आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ द हाइड्राइड्स का ट्रेंड क्या है। क्या अलोंग पीरियड आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं या अलोंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं? और जिस डायरेक्शन में आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे उस डायरेक्शन में कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। यानी अगर आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कोवलेंट डिक्रीज होंगे, और अगर कोवलेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो आयनिक डिक्रीज होंगे। और एक बात याद रखनी है, जनरली अलोंग ग्रुप आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं और अलोंग पीरियड कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। जरा हाइड्राइड्स के बारे में बात करके देखते हैं इनमें क्या है। वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मीन कौन से प्रॉपर्टीज? आयनिक कैरेक्टर्स या कोवलेंट कैरेक्टर्स ऑफ द हाइड्राइड्स की बात करते हैं। पहले अलोंग पीरियड की बात करते हैं। अभी मैंने आपसे बात शेयर की कि अलोंग पीरियड नॉर्मली कौन से कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं। और अगर अलोंग पीरियड कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। और जितने कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जितने आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे इतने आयनिक हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो लिहाजा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे कोवलेंट हाइड्राइड स्टेबल होंगे, और जितने आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे इतने ही आयनिक हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल होंगे। तो वेरिएशन ऑफ अलोंग पीरियड में आप क्या कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव अलोंग पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल the percentage ionic characters of the hydrides decrease। क्यों डिक्रीज करते हैं? रीजन क्या है कि जब हम अलोंग पीरियड मूव करते हैं तो नॉर्मली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाता है। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। जब आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे तो उस सूरत में ऑब्वियसली कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, मीन म्यूचुअल शेयरिंग बढ़ती जाती है। और अगर हम अलोंग ग्रुप की बात करें तो अगर अलोंग पीरियड आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो अलोंग ग्रुप क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। मैंने कहा कि इन जनरल यानी जनरली अगर हम बात करें तो आयनिक कैरेक्टर्स अलोंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज होंगे और कोवलेंट कैरेक्टर्स अलोंग पीरियड इंक्रीज करेंगे। So when we move along a group in periodic table, percentage ionic characters of the hydrides increases। इसका मतलब कौन से हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी फिर इंक्रीज करेगी? आयनिक हाइड्राइड्स की। और अगर आयनिक हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। मीन अलोंग पीरियड आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ द हाइड्राइड्स जो है वो
डिक्रीज होते हैं और अलॉन्ग ग्रुप आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। अच्छा, अब जरा बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन की बात करते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हायर देन H2S एंड H2SE? Why boiling point of water is higher than hydrogen sulfide and hydrogen selenide? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, रूम टेम्परेचर पे H2O वाटर क्या है? लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे H2S क्या है? गैस है। और H2SE भी क्या है? गैस है। क्या वजह है कि H2O रूम टेम्परेचर पे वाटर है जबकि H2S और H2SE ये गैसेस हैं? या जो पहले मैंने आपको बताया कि why boiling point of H2O is higher than H2S and H2SE? अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका लिंक अट्रैक्शन के साथ हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ हो रहा है, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपने कंसीडर करना है वो है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्या वो सब्सटेंस पोलर है या नॉन पोलर है? यानी सबसे पहला पॉइंट फिर आपने देखना है क्या वो सब्सटेंस पोलर है या नॉन पोलर है। अगर वो पोलर है तो पोलैरिटी को आपने देखना है। अगर पोलर सब्सटेंस है तो पोलैरिटी को कंसीडर करेंगे, और अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है तो आपने पढ़ा है कि पोलराइजेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। यानी नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। यानी पोलर कंपाउंड के केस में पोलैरिटी को कंसीडर करेंगे और नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर सब्सटेंस के केस में पोलराइजेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब H2O, H2S और H2SE पहली बात पोलर है, नॉन पोलर है? पोलर है। अगर पोलर है तो पोलैरिटी देखेंगे। अब पोलैरिटी का मतलब, पोलैरिटी किस पे बेस करती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। पोलैरिटी किस पे बेस करती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, मीन किसी भी कंपाउंड में जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इतनी उस कंपाउंड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन ये प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। तो क्या कह सकते हैं, मसलन H2O है, इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू H2S एंड H2SE। अब H2O में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर में स्ट्रांग होंगी, जबकि बाकियों में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं। अब H2O की बात करें तो इसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि H2S और H2SE में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S और H2SE में क्यों नहीं होती? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। सल्फर और सेलेनियम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, सो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें वीक अट्रैक्शन होगी। जबकि वाटर में स्ट्रांग अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है इतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया था कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हायर देन the boiling point of H2S and H2SE, या why H2O is a liquid at room temperature while H2S and H2SE are gases at room temperature। तो आंसर में आप क्या कहेंगे? These compounds are polar in nature. These compounds are polar in nature due to greater difference of electronegativity. Due to greater difference of electronegativity in H2O than in H2S and H2SE। ये H2S H2SE अभी नाम ही लिखें तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, यानी डायरेक्ट भी कह सकते हैं due to greater difference of electronegativity in H2O, strong hydrogen bonding is present in H2O while no hydrogen bonding is present in H2S and H2SE।
That's why वही क्वेश्चन आगे आपने लिखना है. That's why boiling point of H2O is higher than H2S and H2SC. Yeah, that's why H2O is a liquid at room temperature while H2S and H2SC are gases at room temperature. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, boiling point of ammonia is higher than PH3 and ASH3. अगर हम अमोनिया को फास्फीन के साथ या बाकी इसके मेंबर्स के हाइड्राइड्स के साथ कंपेयर करें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. आंसर एग्जैक्टली वही बनता है, क्वेश्चन भी उसी तरह का है. व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन फास्फीन या हाइड्राइड्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स पूछा जा सकता है. आंसर एग्जैक्टली वही है कि NH3 में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस वजह से NH3 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जबकि बाकी मेंबर्स के हाइड्राइड्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. तो आंसर क्या बनता है? ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अमोनिया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ammonia while no hydrogen bonding is present in PH3 and ASH3. That's why boiling point of NH3 is higher than boiling point of PH3 and ASH3. इसी तरह why boiling point of HF is higher than HCl and HBr? वही आंसर है, HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि HCl और HBr में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और वीक अट्रैक्शन होगी. तो उसी तरह का आंसर मेरे ख्याल में अब आप इसका बना सकते हैं. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स को. ऑक्साइड्स, वो जो मैंने आपको एक जनरल स्टेटमेंट बताई थी, उसी स्टेटमेंट से हम ऑक्साइड्स को डिफाइन करते हैं. द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ऑक्साइड्स. The binary compounds of oxygen with other elements of the periodic table are called oxides. मसलन कार्बाइड से उनको कैसे डिफाइन करेंगे? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नाइट्राइड्स कैसे डिफाइन करेंगे? नाइट्राइड्स नाइट्रोजन से है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सल्फाइड्स कैसे डिफाइन करेंगे? सल्फाइड सल्फर से है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ सल्फर विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. यानी कार्बाइड्स क्या है? Binary compounds of carbon with other element of the periodic table. Nitrides क्या होते हैं? Binary compounds of nitrogen with other element of the periodic table. और सल्फाइड्स क्या होते हैं? Binary compounds of sulfur with other element of the periodic table. लेकिन हमने ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है, अभी ऑक्साइड का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं. तो the binary compounds of oxygen with other element of the periodic table are called oxide. ऑक्साइड्स को दो बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. ऑक्साइड्स आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट बेसिस इनटू डिफरेंट टाइप्स. ऑक्साइड्स आर डिवाइडेड या क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस इनटू डिफरेंट टाइप्स. अब वो बेसिस कौन कौन सी हैं? एक बेस है नेचर ऑफ बर्निंग, यानी ऑक्साइड्स को किस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ nature of bonding. Oxides are divided into three types. वही बात है जो इससे पहले हम पढ़ते आए. Ionic oxides, covalent oxides and polymeric oxide. लेकिन इसको हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ज्यादातर ऑक्साइड्स जो है वो आयनिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए हम बाकियों को इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करते और इस क्लासिफिकेशन में की डेप्थ में भी नहीं जाते. तो सेकंड बेस कौन सी है? On the basis of acidic and basic properties. On the basis of acidic and basic properties, oxides are divided into three types. और वो three types कौन सी हैं? Number 1, basic oxides. Number 2, acidic oxides. Number 3, amphoteric oxides. और हमने जो
डिफरेंट टाइप्स, ये जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज है। आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज वाली क्लासिफिकेशन है जो कि दूसरी इतनी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स के केस में नहीं है, इस वजह से उसको शामिल नहीं किया गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑक्साइड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब जरा इन्हीं ऑक्साइड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑक्साइड से। अच्छा, अब पहले बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बेस बनाए, उनको क्या कहेंगे? बेसिक ऑक्साइड। मीन वो ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व करने पे बेस बनाते हैं उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। और वो ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिड बनाए उनको क्या कहा जाता है? एसिडिक ऑक्साइड। और ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करें, जो एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो करें और बेस की प्रॉपर्टीज भी शो करें। मीन ऐसे ऑक्साइड्स जिनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो एज बेस बिहेव करें और बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो एज एसिड बिहेव करें, उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि दोज ऑक्साइड्स दैट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म बेसिस are called basic oxides. Those oxides that are dissolving in water form bases are called basic oxide. आपके ख्याल से मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं? हमने ये पहले बहुत दफा पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। अब कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे? मैंने कहा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, इसका मतलब जो ट्रू मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड ज्यादातर जो है वो बेसिक होंगे। सो क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, elements of the group first A and of the groups first A and second A। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। Elements of the groups first A and second A except hydrogen, and फर्स्ट और सेकंड ए में से किसको निकालना है? हाइड्रोजन को निकालना है। एंड एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड बी, और सेकंड बी में से किसको निकालना है? जिंक को निकालना है। ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? बेसिक। अभी इस पे इतना कंसंट्रेट ना करें, मैं आगे पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वहां से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। अच्छा, अब ये वाले ऑक्साइड जो है इनको अगर वाटर में डालें क्या बनता है? बेस बनती है। मीन दीज ऑक्साइड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म बेसिस। दीज ऑक्साइड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म बेसिस। अच्छा, अब मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर किससे रिलेट कर रहे हैं? मेटालिक के कैरेक्टर से। जिस डायरेक्शन में मेटालिक के कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे उसी डायरेक्शन में बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड्स भी इंक्रीज होंगे। Mean with the increase in metallic characters, the basic characters of oxides also increases। और metallic characters क्या along group increase करते हैं या along period increase करते हैं? लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक पढ़ा था metallic and non metallic characters, फिर हमने उनका ट्रेंड भी पढ़ा था। मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि जो मेटालिक के कैरेक्टर्स हैं वो अलॉन्ग ग्रुप इंक्रीज करते हैं और नॉन मेटालिक के कैरेक्टर्स अलॉन्ग पीरियड इंक्रीज करते हैं। यानी बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द ऑक्साइड्स मेटालिक के कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ द ऑक्साइड्स जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स पे बेस करते हैं। इसका मतलब अलॉन्ग ग्रुप जो है वो बेसिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। यानी so basic characters of the oxides increase along group in periodic table।
So basic characters of the oxides increase along groups in modern periodic table या in the periodic table. अब जरा बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की. पहली बात डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिसॉल्व करें एसिड बना दें. Mean those oxides that on dissolving in water form acids. Those oxides that on dissolving in water form acids are called acidic oxides. अब कौन से ऑक्साइड्स जो हैं वो ज्यादातर एसिडिक होते हैं? Most of the non-metallic oxides are acidic in nature. Most of the non-metallic oxides are acidic in nature. ये MCQs में पूछते भी हैं, मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी. ये दो MCQs बन सकते हैं. क्या मसलन हो सकता, पूछा जा सकता है, most of the metallic oxides are, या most of the non-metallic oxides are, आपसे पूछा जाएगा एसिडिक हैं, बेसिक हैं या एम्फोटेरिक हैं. तो अगर मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो वो बेसिक हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो वो एसिडिक होंगे. अच्छा, अब कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? जो ट्रू नॉन मैचुरल हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स 6th A and 7th A including boron, carbon, silicon, nitrogen and phosphorus form acidic oxides. Elements of the group 6A and 7A including boron, carbon, silicon, nitrogen and phosphorus form acidic oxides. और इन ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या बनेगा? Acids बनेंगे. Mean these oxides on dissolving in water form acids. These oxides on dissolving in water form acids. और एसिडिक कैरेक्टर्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे? जिस डायरेक्शन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे उसी डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर्स भी इंक्रीज होंगे. Mean with the increase in non-metallic characters, acidic characters of the oxides also increases. और एसिडिक कैरेक्टर्स जो हैं वो अलोंग पीरियड इंक्रीज करेंगे. और अलोंग पीरियड क्यों एसिडिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं? कि अलोंग पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं. Mean acidic characters of the oxides increase along